हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। तो 1 से पूरा 40 तक का क्वेश्चन है, पूरा बेसिक के साथ आप लोग को दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, तो वो भी आप लोग जान पाइएगा अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें तो। और जो जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन 1 से बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 में है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या हम लोग उसी को बोलते हैं जो p बाई क्यू के रूप में रहता है, जो p बाई क्यू के रूप में रहता है। और जहाँ पर q क्या होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ जीरो है ऑप्शन, यहाँ √2 भी है, पाई है और इनमें से कोई नहीं। देखिए पाई अगर रहे तो पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.144 समथिंग समथिंग और भी रहता है बहुत कुछ। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ पाई है, तो पाई अगर रहे तो वो होता है अपरिमेय संख्या। और अगर पाई का वैल्यू दिया रहे, पाई का वैल्यू मीन्स मतलब 22/7 अगर दिया रहे तो ये आपका p बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर जो है पाई तो नहीं होगा, और √2 का वैल्यू तो पूर्ण संख्या में नहीं निकलने वाला है, इसीलिए √2 भी नहीं होने वाला है। देखिए जीरो जो है, जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, यानी ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा नंबर है, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले बीच में, ये वाला पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग, 3 और 4 के बीच में स्थित है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि a + b/2, यानी यहाँ पर a आपका 3 काम कर रहा है और b 4 काम कर रहा है, यानी आपका हो जाएगा 3 + 4/2, दैट इज 3 + 4 हो गया 7, तो 7/2 इसका आंसर। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ये वाला ऑप्शन 2। 3 नंबर में है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या हम उसी को कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं रहता है और जिसका मान जो है वो पॉइंट में निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो 3 जो है इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका 2 नंबर ऑप्शन में है 1/3, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है p बाई क्यू के रूप में। तो उसके बाद है 3 नंबर में है √4, √4 से अगर इसको निकालेंगे तो 2 हो जाता है, और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है पाई है, हम पहले ही इसी में बोले, 1 में ही बोले कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यानी पाई यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। 4 नंबर में है कि पाई क्या है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन 2। 5 नंबर है कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है। तो 36/100 का दशमलव प्रसार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.36, सॉरी 0.36, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद ये जा नहीं रहा है और ये तो और नहीं जा रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। तो यानी ये क्या हो गया, ये ऑप्शन 1 शांत हो गया। अगर ये और भी जाता, जैसे 0.36 और भी कुछ होता उन्हें 6 के बाद, तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता, यानी सॉरी ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होता, ये अशांत हो जाता, यानी अनशानावर्ती अनवासनी आवर्ती, ये वाला हो जाता, ऑप्शन नंबर 2 वाला। अब आपका है 6 नंबर कि 5 + √5 और 5 - √5 किसके बराबर है। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि a + b और a - b क्या होता है, a² - b², यानी a² - b² हो जाता है a + b और a - b का। तो ये उसी फॉर्म में है। ये देखिए इसको मान लीजिए a + b और इसको मान लीजिए a - b, तो यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b², a² माइनस में b², तो a² यानी 5a है कितना 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस ये √5 × √5 कितना हो जाएगा 5, यानी 25 - 5 हो गया 20, यानी ऑप्शन इसका कितना है 20। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन 4, इसमें 20 है। उसके बाद है क्वेश्चन 7, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। देखिए पहले हमको जानना है कि बहुपद किसे कहते हैं।
तो बहुपद हम उसे कहते हैं जिसके माथे में, जिसके पावर में यानी जिसके घात में क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पूर्ण संख्या कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला पूर्ण ऑप्शन है। इसमें देखिए पूर्ण संख्या कितना है, ये 2 है, ये 2 है, इसलिए ये पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3t है, तो टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √t को हम लोग लिख सकते हैं टी का पावर 1/2। तो 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है 3 नंबर में देखिए ऑप्शन में कि y + 2y, तो y + 2y को हम लोग कैसे लिखते हैं, कि y + 2y को हम लोग लिख सकते हैं y + 2 और y का पावर में कितना आ जाएगा -1, यानी इन्वर्स आ जाता है। सेम टू सेम ये x प्लस, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है x + 1/x को भी हम लोग लिख सकते हैं x + x का इन्वर्स -1, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, दैट इज ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें हमको करना है कि कौन बहुपद नहीं है। नहीं है मतलब कौन सा नहीं होगा, ये वाला तो है क्योंकि इसके घात में क्या पूर्ण संख्या है, ये वाला भी है इसके घात में भी पूर्ण संख्या है, तो हमको ऑप्शन चुनना है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। देखिए x का पावर इसमें निकालेंगे तो x का पावर 1/2 आ जा रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं हो रहा है, ये भी बहुपद नहीं है। y + 2 और y का पावर में कितना हो जाएगा -1, तो ये भी नहीं है, यानी इसको हम लोग रेड कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है रेड कर देते हैं। ये वाला एक तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला एक तो हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग है क्योंकि हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो पहला हमको ये मिसप्रिंट क्वेश्चन मिल गया है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का ये 2 ऑप्शन बन गया। और फिर से है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, x = 1 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान होगा, कितना होगा, x = 1 का वैल्यू इसमें बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और x का मान है कितना 1 - 4, यहाँ पर x का वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस में 3, तो हो जाएगा 5 - 4, 4 × 1 × 1 तो 4 ही हो गया, प्लस में हो गया 3, और प्लस प्लस टर्म को एक तरफ कीजिए, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +3 है, तो +5 + 3 हो गया 8, और 8 में 4 गया तो 4 आ रहा है। देखिए ऑप्शन कौन सा में मिल रहा है, देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं है, इसमें भी 0 है, 1 है, -5 है और -6 है, यानी ये क्वेश्चन भी आपका गलत है, तो उसको हम लोग रेड कर देते हैं। एक हो गया ये क्वेश्चन रेड और एक हो गया ये, यानी ये क्वेश्चन भी आपका गलत है, ऑप्शन नहीं मिला। अब है ये 10th नंबर कि x + 1 से 3x² + x - 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। 10th नंबर क्वेश्चन, x + 1 से 3x² + x - 1 को भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखिए इसको हम यहाँ पर बना दिए हैं, x + 1 को इससे हम भाग दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, आपका शेषफल हो रहा है 3, ये वाला आप लोग इसे भाग दे सकते हैं। अब हम लोग का 11 नंबर से यहाँ पर बोल रहा है कि 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड है, तो इसको हम यहाँ पर बना दिए हैं। देखिए 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड, इसको हम लोग कैसे करेंगे कि 12 को 1 से गुना करेंगे तो हो गया 12 को, और फिर 12 को हम ऐसे फैक्टराइज इसको करेंगे, इसको तोड़ेंगे ऐसे कि जैसे जोड़ने पर कितना हो -7x हो और गुना करने पर कितना हो 12x² होंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों का हम गुना कर रहे हैं तो कितना हो गया -3x और -4x, तो माइनस माइनस क्या हो गया -3x और -4x, तो हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 4 12x², ये हो गया। तो 12x² तो मेरा ये आ गया। अब कितना आना चाहिए कि यहाँ पर -7x आना चाहिए, यहाँ पे -7x। तो देखिए यहाँ पर हो भी रहा है कि -3x और -4x को अगर करेंगे तो -7x आ रहा है। अब इन दोनों में क्या करेंगे कि 3x, देखिए इसमें भी कॉमन है क्योंकि ये 3 के टेबल में जाता है, तो 3x ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा
कितना 4x माइनस 1 और इसका हो जाएगा -1 इसमें ले लिए तो 4x माइनस 1 इसका आ गया। तो अब दोनों 4x माइनस 1 और दोनों 4x माइनस 1 है तो 4x माइनस 1 एक ठो ले लिए हम और एक तो हो गया आपका 3x माइनस 1 यानी ये वाला। तो इसका फैक्टराइज हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन है 3 ऑप्शन यानी ये वाला 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। 12 नंबर है x माइनस 1 पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है तो के का मान कितना होगा। 12 नंबर, चलिए 12 नंबर भी यहाँ पर हम बना के रख दिए हैं आप लोग के लिए। यहाँ पर क्या है पी एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर 1 का मान रखने पर कितना हो जाएगा पी एक्स बराबर ये वाला फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के ये वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर x का मान कितना बैठाएंगे हम लोग 1 बैठाएंगे और पी एक्स बराबर कितना है 0 है तो यानी इसके जगह पर हम लोग क्या देंगे 0 को रखेंगे 0 को रख दिए। 0 बराबर में x बराबर कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस में 1 और प्लस में हो गया k तो k प्लस 2 कितना हो गया बराबर 0 और k बराबर कितना हो गया -2 यानी इसका आंसर हो जाए आपका -2। k बराबर कितना हो गया -2 यानी ऑप्शन 2। 13 में क्या है कि इनमें से 2 4 वाले रैखिक समीकरण है। 2 4 वाले रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं जिसमें 2 वेरिएबल टर्म हो, जिसमें 2 बदलने वाला पद हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं 2 4 वाले रैखिक समीकरण। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है एक पॉइंट, यहाँ पर एक ही वेरिएबल टर्म है ऑप्शन ए नंबर में तो ये वाला नहीं होगा। इसमें 2 नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 1 इसमें 2 वेरिएबल टर्म है तो ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए y बराबर 2 है सिर्फ एक तो है वेरिएबल टर्म तो ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर भी है 2x बराबर 3 तो ये वाला भी नहीं होगा। उसके बाद है आपका 14 नंबर में कि 2x प्लस 3y बराबर 9 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में व्यक्त करने पर a b और c का मान होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे यानी दोनों समीकरण को हम तुलना करेंगे और देखते हैं ए बी सी का मान कितना आ रहा है। तो 2x प्लस में 2x प्लस में क्या है 3y जो देखिए यहाँ पर बराबर 9 है, यहाँ पर बराबर 9 है तो 9 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो -9 हो गया -9 बराबर 0 क्योंकि इसके रूप में हमको करना है, इसके भी जैसे बराबर में 0 है इसे भी बराबर में 0 होना चाहिए इसीलिए -9 कर दिए हम। और इसमें है ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c। अब दोनों में कंपेयर कर रहे हैं देखिए a बराबर कितना हो गया ये x तो कट गया इसका x यहाँ पर x चल गया तो a बराबर हो गया आपका 2 और ये है y यहाँ पर चल गया तो b बराबर कितना हो गया 3 और यहाँ पर c बराबर कितना हो गया c बराबर देखिए यहाँ पर कितना है ये भी कांस्टेंट टर्म में है ये भी कांस्टेंट है तो c बराबर आपका हो जाएगा -9 है। यहाँ देखिए -9 है तो ये वाला कितना हो जाएगा -9 यानी a बराबर 2 b बराबर 3 और c बराबर -9। a बराबर 2 b बराबर 3 c बराबर -9 ऑप्शन 2। ठीक है 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है निम्न हलों में कौन समीकरण है का एक हल है x प्लस 2y बराबर 6 ये वाला x प्लस 2y बराबर 6 यानी x और y का मान जिस भी वैल्यू में इसमें अगर बैठा देंगे और अगर 6 आ गया तो वो ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन है 0 0 इसमें अगर करते हैं तो ये देखिए 0 x की जगह 0 बैठाएंगे तो 0 हो गया और 2 इंटू वाई के जगह पर 0 तो ये भी 0 यानी 0 बराबर 6 तो नहीं आ रहा है, इधर भी 6 होना चाहिए। और ऑप्शन 2 भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर 0 और प्लस 2 इंटू 4 यानी 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा नंबर देखते हैं 4 0 है, x की जगह पर 4 बैठाते हैं तो 4 प्लस 2 इंटू 0 यानी 4 प्लस 0 यानी 4 बराबर 6 ये भी तो नहीं होने वाला है। अब आ गया ऑप्शन 4 x की जगह पर 4 बैठाइए तो 4 प्लस 2 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 1 यानी 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब है 16 नंबर x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष को हम लोग ऐसे करते हैं, x अक्ष और y अक्ष ये हो गया x, ये हो गया x डैश,
ये हो गया y, ये हो गया y डैश। इसको कटान बिंदु कहाँ पर, एक कटान बिंदु जो है यानी यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मूल बिंदु, है ना, सेंटर ऑफ पॉइंट, यानी इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो हमको वही निकालना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष काट रहा है और वाई अक्ष भी काट रहा है, तो यहाँ पर जो मूल बिंदु, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, क्योंकि दोनों कट रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो यानी ऑप्शन 3। उसके बाद है 17 नंबर, एक्स निर्देशांक को क्या कहते एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और अगर वाई निर्देशांक पूछते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। 18 नंबर है कि आकृति में बिंदु P का निर्देशांक है, यानी ये वाला, यहाँ पे निर्देशांक इसका कितना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में यानी एक्स अक्ष में यहाँ पर 4 जा रहा है, तो यहाँ 4 लिखिए, और यहाँ पे वाई अक्ष में जा रहा है 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए। हमको वही निकालना है, P की निर्देशांक, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 4 2 ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं, ऑप्शन में तो 4 2 नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी आपका मिसप्रिंट है, ये वाला भी नहीं होगा, तो इसको भी रेड कर देते हैं, यानी ये क्वेश्चन में आपका रॉन्ग है। उसके बाद देखते हैं अब 19 नंबर। 19 नंबर में है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। दो भिन्न रेखाओं में कोई एक रेखा ऐसे और कोई एक रेखा ऐसे है, ये दो अलग अलग रेखाएं हैं, भिन्न भिन्न रेखाएं हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो है उभयनिष्ठ बिंदु कितना है, देखिए यहाँ पर कट रहा है, तो यानी 1 है। कोई लाइन ऐसे भी जा रहा है, कोई लाइन ऐसे कट गया, मान ली ऐसे कट गया, तो यहाँ पर भी उभयनिष्ठ बिंदु कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है। तो यानी दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, दो भिन्न रेखाओं में ओनली और ओनली एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। उसके बाद है 20 नंबर, जो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है यानी जो समान होती है। समान का मतलब यह क्या होता है, बराबर। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है यानी बराबर होती है, ऑप्शन ए। तो अब है 21 नंबर से, 21 नंबर को बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन कि 54 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो पहले हमको जानना है कि पूरक कोण क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है कि दो एंगल कितना बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो एक है आपका 54 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 में कितना घटा देंगे हम, 54 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 6, ये हो गया 26 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन में है 26 डिग्री नहीं है, 30 है, 118 है, 28 है, 100 डिग्री है, यानी इसमें भी ये क्वेश्चन भी आपका मिस प्रिंट हो गया है। तो इसको हम लोग रेड कर देते हैं, यानी ये क्वेश्चन गलत है आपका। अब देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या है कि 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, चलिए इसको बनाते हैं 22 नंबर को। 68 एक संपूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योगफल कितना डिग्री हो, दो कोणों का योगफल कितना डिग्री हो, 180 डिग्री होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संपूरक कोण। तो 180 डिग्री से किसको घटाएंगे हम, 180 डिग्री से एक कोण मान लेते हैं 68 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 68 में से घटा देते हैं, ये 2 हो गया 1 यानी 112 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन ये 3 हो जाएगा। 23 नंबर है कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। 24 नंबर में है, आकृति में AOB एक रेखा है। देखिए AOB एक रेखा है, ये वाला फिगर की बात कर रहे हैं। AO और B एक रेखा है और x का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं ये ऋजु कोण बना रहा है और इन दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ दो कोणों का मान है आपका दिया हुआ है 5x + 4x,
तो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 4x बराबर में हो जाएगा 180। तो 5x और 4x कितना हो गया, 9x बराबर में हो जाएगा 180 और x बराबर आपका हो जाएगा 180/9, यानी ये कट जाएगा। 9 2 जा होता है 18 और हो गया ये 20 डिग्री, ये आपका हो गया 20 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन में 20 डिग्री है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन 2 में है। अब है 25 नंबर। 25 नंबर में है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर फिगर भी किया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी त्रिभुज के 3 आंतरिक कोणों का योगफल। इसका मतलब है कि त्रिभुज के 3 आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए आंतरिक कोण का पूछ रहा है, ये आंतरिक कोण का पूछ रहा है ये, तो आंतरिक कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्या है, दो सर्वांग सम आकृति होते हैं। तो दो सर्वांग सम आकृति, सर्वांग सम मतलब होता है जिसका सर्वांग यानी समान हो, उसी को हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति। यानी दो सर्वांग सम आकृति तभी हो सकते हैं जब उसका सब कुछ समान हो, उसी को हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति, यानी इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी है। त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी क्या क्या होता है, एक आपका होता है SAS यानी साइड एंगल साइड, एक होता है ASA यानी एंगल साइड एंगल, और भी होता है आपका RHS, ये भी होता है। तो इनमें से देख रहे हैं कौन सा है आपका, ये वाला तो नहीं हो सकता है, ASS ये वाला नहीं होगा, SSA यानी साइड एंगल, ये वाला भी नहीं होगा, एंगल ये वाला भी नहीं होगा। SAS देखिए SAS होता है, तो यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही है। 28 नंबर। अब 28 नंबर है, ABC में BC बराबर AB और B बराबर आपका है 80 डिग्री, तो A बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ पर 28 का हम लोग सॉल्व किया हुआ है। देखिए यहाँ पर है BC बराबर AB, जो क्वेश्चन में है कि BC बराबर AB, यहाँ पर भी है BC बराबर AB। पहले एक त्रिभुज हम खींचते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का एक त्रिभुज बनाते हैं हम। इसमें क्या बोला है कि A B और C, और क्या है BC AB के बराबर है, यानी ये वाला जो है ये इसके बराबर है, और A क्या है C के बराबर है। एज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स क्या होता है, ऑपोजिट होता है यानी विपरीत होता है, इक्वल साइड होता है, आर इक्वल। लेट दैट एंगल्स बी एक्स ईच, सबको हम मान लेते हैं एक्स, यानी ए को भी हम एक्स मान लिए, यहाँ पर बी को भी हम एक्स मान लिए और सी को भी हम लोग एक्स मान लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए बराबर कितना माने एक्स, तो ए बराबर अगर एक्स माने तो यहाँ पर देखिए ए और सी क्या है, बराबर है, यानी ए बराबर एक्स है तो सी बराबर भी एक्स ही हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, और बी का मान आपका दिया हुआ है, बी का मान आपका 80 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 80 डिग्री लगा दिए बी के जगह पे, तो 2x बराबर हो गया 180 माइनस 80, यानी 2x बराबर हो गया 100 और x बराबर हो गया आपका 50। तो x को हम क्या माने थे, x को a, यानी a बराबर c बराबर x था, तो a बराबर आपका हो गया 50, यानी 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। अब है 29 नंबर कि चतुर्भुज के अंत कोणों का योग होता है, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 29 नंबर। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज के अंत कोणों का योग क्या होता है, यहाँ है ए बी सी और ये है आपका डी, यानी अंत कोणों का योग ए ऐसे हो जाएगा
इसका मान कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर में होता है 360 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 360 डिग्री, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद है 30 नंबर, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9 और 13 के अनुपात में है, तो इससे सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो सबसे बड़ा कोण तो ये 13 ही है। तो पहले इसको निकालते हैं, देखिए किस तरह से बनाए हैं हम इसको। यहाँ पे है सभी कोणों का हम x से मान लिए, 3x 5x और ये 9x, उसके बाद 13x ऐसे मान लिए हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया कि 30x, इन सबको जोड़ के इधर 30x हो गया और 30x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया, देखिए 360/30, फिर इन दोनों को हम काट दिए, इसको काट दिए तो हो गया 3×12 36, ये हो गया 12 हो गया। सबसे बड़ा कोण कितना बोला है, सबसे बड़ा कोण कितना होगा, ये 13x है सबसे बड़ा यहाँ पे। तो 13 को हम किससे गुना करेंगे, 13 और x का मान दिया है आपका 12, यानी 13 × 12 हो गया 156 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 156, यानी ऑप्शन डी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। ये क्या है, वृत्त का, ये होता है वृत्त का व्यास, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी लंबाई जो होता है वो क्या होता है, व्यास ही होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यास। 32 नंबर में है अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्त का कोण, इसका कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री बोले तो समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। 33 नंबर में है एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 24 और 32 है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ना, त्रिभुज की भुजाओं का जो को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पे है 40, 24 और 32। तो 40 उसके बाद प्लस में 24 और 32/3, ये त्रिभुज की परिमाप होता है। कितना हो रहा है, 2 4 यानी 6 और इधर हो गया 3 2 5 5 4 9/3, सॉरी 9/3 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर बोला है कि हमको परिमाप निकालना है। तो सभी त्रिभुजों का क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा, यानी 40 + 24 + 32 बराबर में हो जाए आपका 96 आंसर। 34 नंबर है त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर की है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसको बनाए हम यहाँ पे। माना कि a बराबर 40, b बराबर है 24 और c बराबर है 32। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, a + b + c/2, तो यानी 40 + 24 + 32/2 यानी 96, 96/2, तो ये कट गया 48 हो गया। 48, तो हिरण के सूत्र से हम जानते हैं कि ये लैम्डा बराबर क्या होता है, √s × s - a s - b s - c, और इसको पुट कर दिए इस तरह से। तो ये मेरा आंसर आ गया आपका 384। कितना आ गया यहाँ पे, 384। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं 384, ये है आपका 384, यहाँ पे है आपका 2 नंबर में। अब है 35 नंबर क्वेश्चन। एक घन जिसका किनारा बराबर x की पारसी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका पारसी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पारसी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 × भुजा स्क्वायर, यानी आपका ये वाला। देखिए घन का पारसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 4a², और यहाँ पर भी आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये वाला हो गया। उसके बाद और एक तो यहाँ पर क्वेश्चन हम देखें अभी कि एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई है आपका b और ऊंचाई है आपका h। तो पारसी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, यहाँ पर भी इसका आंसर है आपका, देख लीजिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वही बोला है 2lb + bh + hl, ये बोला। तो
इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। उसके बाद हम 36 को छोड़े हैं तो इसको भी बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या होती है। तो किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या क्या होती है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आइए देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए क्या लिखा है, इधर तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ मेन पॉइंट है कि घनाभ में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। और अब मेरा क्वेश्चन में भी है कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन है आपका कौन सा, ये 12। उसके बाद है 38 नंबर, एक गोला जिसकी त्रिज्या r है का आयतन है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई क्यूब। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1 नंबर। और अगर लिखा रहेगा एक अर्धगोला जिसका त्रिज्या r/2 है तो उसका आयतन होता है 2/3 पाई क्यूब। इसको याद रखिएगा। 39 नंबर है, मिलान चिन्ह की बारंबारता है। तो मिलान चिन्ह क्या क्या है, देखिए ये है 1 2 1 1 2 3 4 4 और इधर एक तो है, ये हो गया 5 5 6 7 8 9, यानी इसकी जो बारंबारता है वो 9 है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित मतलब क्या होता है, जो संभव एकदम होना है ये है उसको, वो होकर ही रहेगा। जैसे भारत और पाकिस्तान की मैच होने वाला है, ये होने वाला है, इसको बोलते हैं असंभव घटना, यानी ये नहीं भी हो सकता है। तो असंभव यानी अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। और अगर निश्चित घटना की प्रायिकता बोले तो निश्चित घटना की प्रायिकता होता है 1। तो ये था हमारा 40 क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं शो करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसको मिले।